यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो हम किस तरह का प्रशिक्षण करने जा रहे हैं? लुसियस ने पूछा। उसकी आवाज स्थिर थी लेकिन उसका शरीर पहले से ही कलाकृति के अदृश्य वजन से बोझिल था। प्रशिक्षण मैदान उनके सामने एक छोटे स्टेडियम की तरह फैला हुआ था। अब वे एक दूसरे के सामने खड़े थे, हवा उम्मीद से भरी हुई थी। वेनेसा ने अपने हाथ मोड़े, उसके पहने हुए काले दस्ताने टॉर्च की रोशनी में आ गए। ठीक है, सामान्य शारीरिक मुकाबला, उसने कहा, उसके मुंह के कोने थोड़े से ऊपर उठे। मैं मन या किसी भी मंत्र का इस्तेमाल नहीं करूंगी, न ही किसी क्षमता का। तुम्हारे लिए भी यही बात लागू होती है। हमारा मुकाबला बिल्कुल साफ है। लूसियस ने भौहें चढ़ाईं। तो असल में तुम चाहते हो कि मुझे पुराने तरीके से पीटा जाए? बिल्कुल, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। नियमित शारीरिक प्रशिक्षण ही आधार है। यह मांसपेशियों, सहनशक्ति और अनुशासन का निर्माण करता है। अगर आपका शरीर सहन नहीं कर सकता तो आपकी शक्तियां आपको नहीं बचा पाएंगी। और इसके अलावा उसकी आंखें उस पर टिकी रहीं, आकलन करती, तौलती रहीं। आप रीटा के एक वार से बच गए। इससे मुझे पता चलता है कि आपका शरीर आपके विचार से ज्यादा मजबूत है। चलो इसे परखते हैं। लुसियस ने सूखी मुस्कान दी। वह कहती है कि रीटा की तरह मजबूत, उसने मुझे लगभग 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ा। अपना रुख अपना लो, वेनेसा ने तीखी आवाज में आदेश दिया। उसने खुद को थोड़ा नीचे किया, घुटने मोड़े, बाहें ऊपर उठाईं। लुसियस की निगाहें तेज हो गईं। उन्होंने देखा कि उसका रुख आकस्मिक नहीं था बल्कि जानबूझकर था। उसका अगला पैर आगे की ओर था, पिछला पैर थोड़ा सा बगल की ओर झुका हुआ था। दोनों हाथ ऊपर थे, लेकिन उसका दाहिना हाथ थोड़ा आगे की ओर था, जबकि बायां हाथ उसके पेट की रक्षा के लिए पास ही था। उसके कंधे शिथिल थे, लेकिन स्प्रिंग की तरह मुड़े हुए थे। उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र संतुलित था, मानो वह किसी भी दिशा में जाने के लिए तैयार हो। इससे, उसने कहा, ब्लड हैंड्स कहते हैं। ये हमलों और जवाबी हमलों के लिए बनाई गई मुद्रा है। मैं अपने पहले हाथ का इस्तेमाल प्रलोभन के लिए करती हूँ और पीछे वाले हाथ का इस्तेमाल तोड़फोड़ के लिए। ये लापरवाह विरोधियों को सजा देने और उन्हें आगे आने पर पछताने के लिए है। लुसियस ने अपना सिर झुकाकर उसे गौर से देखा। मजबूत लग रहा है। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। वेनेसा के होंठ हल्के से मुड़े। शुक्रिया। लुसियस ने धीरे से सांस ली और खुद भी नीचे झुक गया। वह इससे अपरिचित नहीं था। उसे जो मूल शरीर विरासत में मिला था, उसमें मांसपेशियों की स्मृति और पिछले प्रशिक्षण से तेज हुई सजगताएं थीं। वह लगभग सहज रूप से अपनी स्थिति में आ गया। उसके घुटने चौड़े हो गए, उसकी बाहें एक अजीब कोण पर उठी हुई थीं। एक हाथ उसके शरीर के पार नीचे की ओर झुका हुआ था और दूसरा उसकी कनपटी के पास ढीला उठा हुआ था। उसके पैर फैले हुए थे, लेकिन ज्यादा नहीं। उसका वजन उनके बीच आसानी से आ जा रहा था। उसकी नजरें उसकी आंखों से हटी नहीं रही थीं। ये, लुसियस ने कहा, होहेनबर्ग स्टांस है। धोखे पर आधारित। नीचे की ओर का गार्ड खुला दिखता है, लेकिन इसका उद्देश्य पुनर्निर्देशन करना है। ऊपरी गार्ड अचानक हमलों में बदल जाता है। ये नियंत्रण के बारे में है, प्रतिद्वंद्वी को ये सोचने देना कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, जबकि वास्तव में वे ऐसा नहीं करते। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने अपनी बात खुद बताई थी। वेनेसा की भौहें उठ गईं। वह झांसा नहीं दे रहा था। इस रुख में उपस्थिति का भाव था। वह इसके पीछे की मंशा को लगभग महसूस कर सकती थी। अच्छा रुख है, उसने आखिरकार सिर हिलाते हुए कहा। अब अपना बचाव करो। गुरुत्वाकर्षण बल इसे और भी मुश्किल बना देता है, लेकिन उसके होंठ शरारत से मुड़ गए। मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। लुसियस का उपहास और गहरा हो गया। यह कोई नाटक नहीं है जहां मैं अचानक शक्तिशाली हो जाऊं, सिर्फ इसलिए कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग से निकला, वेनेसा का ध्यान धुंधला गया। वह मन का उपयोग नहीं कर रही थी, फिर भी उसका शरीर हवा को चीरती हुई छाया की तरह हिल रहा था। लुसियस की आंखें चौड़ी हो गईं। वह उसे मुश्किल से देख पा रहा था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसकी सहज बुद्धि चीख उठी। उसकी मुट्ठी उसके कंधे की ओर मुड़ी। वह बचने के लिए मुड़ा, लेकिन बीच में ही उसके कूल्हे मुड़ गए। उसने भयानक सटीकता के साथ लक्ष्य बदल दिया और अपनी मुट्ठी उसके खुले पेट पर दे मारी। घक। लूसियस लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरा। उसके जूते पत्थर से टकराकर फिसल रहे थे। उसके अंदर की नसें सिकुड़ गईं, उसकी सांसें पूरी तरह से रुक गईं। वेनेसा ने आश्चर्यचकित होकर अपना बयान वापस ले लिया। उस झटके से उसका शरीर मुड़ा नहीं, उसने असल में उसे झेल लिया। लुसियस ने स्वयं को बलपूर्वक सीधा खड़ा कर लिया, कांप रहा था, लेकिन गिरा नहीं। उसका पेट आग की तरह दर्द कर रहा था। माथे पर पसीना बह रहा था,
लेकिन फिर डिंग, आपने जोर दो सहनशक्ति प्राप्त की है। उसके मुंह का कोना ऊपर की ओर उठ गया। कोई कष्ट नहीं तो कोई लाभ नहीं, है ना? उसके शरीर का भार थोड़ा सा खिसक गया, उस कलाकृति की पकड़ जरा सी ढीली पड़ गई। हवा का दबाव कम महसूस हुआ। लुसियस ने अपनी आस्तीन उठाए और माथे से पसीना पोंछा। वह मुस्कुराया, इससे सचमुच कोई चोट नहीं लगी। वेनेसा की नजरें उस पर टिकी रहीं। वह समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने उसे डांटा नहीं। इसके बजाय उसकी निगाहों के पीछे गर्माहट झलक रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम एक ही मुक्के में गिर नहीं गए, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यही वह चाहती थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो सामना कर सके, सहन कर सके, फिर से उठ खड़ा हो सके। कोई ऐसा व्यक्ति जो दबाव में न टूटे। और फिर वह फिर से चली गई। लूसियस को लगा जैसे वो गायब हो गई है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया वो गायब नहीं हो रही थी, बस तेज थी। उसकी मुट्ठी फिर से उसकी ओर हवा में उठी। इस बार लूसियस ने चकमा नहीं दिया। उसने अपने पैर जमाए, खुद को तैयार किया और उसे ले लिया। टक्कर से उसका कंधा हिल गया, हड्डियां तनाव से चरमराने लगीं। लेकिन वह सीधा खड़ा रहा। वेनेसा की आंखें चौड़ी हो गईं। और फिर लूसियस ने जवाबी हमला किया। उसने अपनी ताकत बर्बाद नहीं की। उसने इसका प्रयोग किया, उसके मुक्के को अपने शरीर पर इतना प्रहार करने दिया कि वह अपने प्रहार में गति ला सके। उसकी मुट्ठी आगे बढ़ी और उसके मध्य भाग में धंस गई। सदमे ने उसे झकझोर दिया। उसका शरीर पीछे की ओर लड़खड़ाया। वह एक कदम लड़खड़ाई, फिर दूसरा, संतुलन बनाने से पहले लगभग गिर ही गई। उसके फेफड़ों ने तेजी से हवा खींची। उसके पेट में दर्द फैल गया, लेकिन क्रोध के बजाय उसके सीने में खुशी फैल गई। मुझे पता था, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। उसके दस्ताने कस गए। मुझे पता था कि यही वो है। वे नहीं रुके। ये मुकाबला मुट्ठियों और धैर्य का नृत्य बन गया। वेनेसा के वार तेज थे, हर वार उसे जमीन पर गिरा देना चाहता था। लुसियस दांत पीसते हुए उन्हें झेलता रहा, कभी होहेनबर्ग रुख के भ्रामक प्रवाह से उन्हें मोड़ता, कभी सीधे उन्हें झेलता, हमेशा कोई मौका ढूंढता रहता। उसके द्वारा मारा गया प्रत्येक मुक्का उसकी तुलना में अनाड़ी था, लेकिन उनमें इरादा था। वह धीरे धीरे अपने मुक्कों में बेहतर होता जा रहा था। डिंग, जोड़ 1 शक्ति, जोड़ 1 धीरज। इस बीच वेनेसा बहुत खुश हो गई। इतने लंबे समय में पहली बार उसे सच्चा एहसास हुआ था। उत्तेजना। वह अपने से कमजोर किसी व्यक्ति से लड़ रही थी, लेकिन फिर भी वह लड़ना जारी रखना चाहती थी। उसे इसमें बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, उसने चिल्लाते हुए उसकी रक्षा करते हुए उसकी पसलियों में एक झटका मारा। फिर से लुसियस ने गुर्राते हुए एक भारी क्रॉस से वार किया जो मुश्किल से उसके गाल को छू पाया। बेहतर, वह हंसी, अपनी कोहनी घुमाते हुए उसकी छाती की ओर बढ़ी। फिर से वे हिले और उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं, जिससे चटकने की आवाजें हवा में गूंजने लगीं। लुसियस प्रशिक्षण कक्ष के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ सांस फूलने की स्थिति में था, तथा अपनी सूजी हुई मुट्ठी को देखकर कराह रहा था। उसकी अंगुलियों के जोड़ लाल हो गए थे, त्वचा जगह जगह से फट गई थी, और उसकी बाह तक एक धीमी सी धड़कन दौड़ गई थी, मानो कोई उसकी हड्डियों में कीले ठोक रहा हो। पिछली टक्कर में उसका हाथ लगभग टूट गया था। भले ही उसकी हड्डियां टूटी न हो, फिर भी उनमें बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपनी उंगलियां थोड़ी सी मोड़ी और सिहर उठा। अरे, गहरी सांस लो। वेनेसा उसके सामने झुकी हुई थी, उसके लंबे बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे और उसने सावधानीपूर्वक उसके हाथ पर पट्टी बांध दी थी। एंटीसेप्टिक की चुभन उसके नथुनों में भर गई थी, वह उसे बड़ी मुश्किल से सहन कर पा रहा था। लुसियस ने धीरे से फुसफुसाया, लेकिन पीछे नहीं हटा। जो बात उसे वास्तव में परेशान कर रही थी, वह दर्द नहीं था, बल्कि वह प्रश्न था जो उसके मन में उठ रहा था। आप औषधि का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? उसने सचमुच उत्सुकता से पूछा। अपनी सारी संपत्ति, संबंधों और आकर्षक साधनों के बावजूद उसके लिए एक शीशी निकालकर उसकी पीड़ा समाप्त करना बहुत आसान होता। वेनेसा के हाथ रुके नहीं। उसने सटीक गति से पट्टी बांधी, फिर अपनी तीखी निगाहों से ऊपर देखा। औषधि एक बैसाखी है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। लुसियस को तुरंत ही धार्मिक बकवास की लहर का एहसास हो गया। उसने अपने आप को तैयार किया। ज्यादा लेना ठीक नहीं है। आप जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, और फिर असली लड़ाई में जब आपके पास औषधि नहीं होती तो क्या होता है? आप टूट जाते हैं। तो प्रशिक्षण के दौरान आपको जो भी घाव लगता है। उसने पट्टी कस दी, जिससे वह बड़बड़ाया। उद्धरण चिन्ह ... उसे अपने आप ठीक होना होगा। वाह, मिस मोटिवेशनल पोस्ट आ रही हैं, लुसियस ने सोचा। उसके होंठ फड़क रहे थे। हालांकि वह जोर से उसे घूरता रहा।
तो क्या अब भी इस दुनिया में आने के बाद से उसे पहली बार औषधि पीने से वंचित रखा गया? ब्रह्मांड क्रूर था। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और कुर्सी पर और धंसकर बैठ गया, आत्मसमर्पण कर दिया। अब उसके पास शिकायत करने की ताकत नहीं थी। वेनेसा ने उसका हाथ पकड़कर उसकी बात पूरी की और उसके पास बैठ गई। तुम्हें पता है, लुसियस ने अंततः अपना सिर पीछे झुकाकर छत की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी थी पर उसमें कुछ वजन था। मैं सचमुच खुश नहीं था। वेनेसा का सिर तुरंत घूम गया, उसकी बैंगनी आंखें चिंता से तेज हो गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अकेले में समय बिताने का वादा किया था, उसने ऊपर देखते हुए कहा। लेकिन इसके बजाय, उसने नाक से सांस छोड़ते हुए कहा, रीता मिल गई। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने नजरें नीची कर ली, उसके चेहरे पर अपराधबोध छा गया। मुझे पता है, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बस उत्साहित थी। मुझे माफ कर दो। लुसियस लगभग जोर से हंस पड़ा। वही महिला जिसने पहले प्रशिक्षण मैदान के बीच में उसे मुक्का मारा था, जो किसी जनरल की तरह आदेश देती थी, अचानक एक स्कूली छात्रा की तरह लड़खड़ा रही थी। लड़ाई में प्रमुख, व्यापार में प्रमुख, अन्य महिलाओं के साथ प्रमुख, लेकिन वास्तव में दिल से दिल की बात में वह बहुत शर्मीली थी। तुम मुझे यहां मार डालोगे? उसने सोचा। अपनी मुस्कुराहट को छिपाने के लिए उसने अपने गाल के अंदर काट लिया। ठीक है, उसने कराहते हुए कुर्सी से उठते हुए कहा। जो हो गया सो हो गया। कल गिल्ड में तुम्हें बस मुझसे हिसाब चुकाना होगा। उसका सिर अचानक ऊपर उठ गया। ठीक है, उसने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि हम जल्दी निकलेंगे। यहाँ कोई समस्या नहीं है। एक क्षण के लिए वे वहीं खड़े रहे, एक दूसरे को अजीब तरह से घूरते रहे। सन्नाटा तब तक छाया रहा जब तक लुसियस ने अंततः अपनी बाहें थोड़ी सी फैला दी। गले लगना। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह स्तब्ध रह गई। उसके पास आगे बढ़ने या पीछे हटने का विकल्प था। एक लंबे क्षण के बाद उसने गहरी सांस ली, साहस जुटाया और उसके पास आ गई। उसकी बाहें उसके धड़ के चारों ओर लिपटी हुई थीं, नर्म और गर्म। उसका शरीर कोमल है, लुसियस ने सोचा। उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर खींच गए। वह लगभग तुरंत ही पीछे हट गई, उसके गाल हल्के से लाल हो गए। कृपया थोड़ा आराम कर लो, वह बुदबुदाई और फिर वह अपनी एड़ी घुमाकर भाग गई। उसके जूते संगमरमर के फर्श पर टकरा रहे थे। लुसियस ने उसे कोने से गायब होते देखा, उसकी मुस्कुराहट बढ़ती गई। फिर, बिना देखे, वो हॉल के अंधेरे कोने की ओर बोला, अलारा, अब तुम छिपना बंद कर सकती हो। एक क्षण का विराम हुआ, और फिर एक दुबली पतली आकृति झिझकती हुई बाहर आई। अलारा का चेहरा हल्का लाल था, उसकी उंगलियां उसकी आस्तीन के किनारे को खींच रही थीं। मैं सिर्फ समझाने की जरूरत नहीं है। लुसियस ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात बीच में ही रोक दी। मुझे मेरे कमरे में चलने में मदद करो। हमें कुछ लिखना है। उसने जल्दी से सिर हिलाया, उसकी तरफ बढ़ी और अपना हाथ उसके अच्छे हाथ के नीचे डाल दिया। वे दोनों साथ साथ हॉल से होते हुए उसके कमरे तक गए। ... बाद में लुसियस अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। इस बार उसके हाथ पर ठीक से पट्टी बंधी हुई थी। अलारा ने वेनेसा की तुलना में कहीं अधिक साफ सुथरा काम किया था, साफ सुथरी रेखाएं जो चुस्त थीं लेकिन संभालने योग्य थीं। उसने उस पर नजर डाली और धीरे से हंस पड़ा। वाह, मैं इसके साथ रॉकली जैसा दिख रहा हूं, उसने सोचा। चुभन के बावजूद उसने अपना हाथ धीरे से मोड़ा। उसकी उंगलियों में दर्द हो रहा था, जो उसे हर उस मार की याद दिला रहा था जो उसने झेली थी। इस बीच अलारा उसकी मेज के पास एक कुर्सी पर बैठी थी, उसके हाथ में उसका फोन था। उसकी उंगलियां तेजी से टैप कर रही थीं, जिससे उसकी हल्की चमक उसके नाजुक चेहरे को रोशन कर रही थी। लुसियस पीछे झुककर उसका काम देख रहा था। अब वह जो टाइप कर रही थी, उससे उसकी प्रतिष्ठा तय होगी इस दुनिया में, उसकी सामाजिक स्थिति। जैसे ही वह ग्रिमो के पास आवेदन करता, प्रश्न उठने लगते। क्यों न सरकार में शामिल हो जाएं? क्यों न खुद को बाकियों की तरह सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दे? उसने इस पर विचार किया था। जवाब सरल था, वह इसे बकवास करेगा। वह पुराने जागृत लोगों के युग को वापस लाना चाहते थे। एक साहसिक, रोमांटिक लक्ष्य। बाकी से अलग। बेशक यह अजीब लग रहा था, लेकिन ये काम कर गया। आखिरकार एमिलिया और इलियट ने उपन्यास में यही स्टंट किया था। जब ग्रिमो ने शीर्ष 5 में प्रवेश किया और प्रेस ने उनसे उनके लक्ष्यों के बारे में पूछा, तो उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया। लोगों ने इसे खा लिया। तो सिद्धांततः यह उनके लिए भी काम करेगा। मास्टर, मेरा काम हो गया, अलारा ने धीरे से कहा और फोन लेकर उनकी ओर मुड़ी। उसने उसे ले लिया और उसकी बनाई हुई पंक्तियों को देखने लगा। वे सचमुच बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे कि वह खुद भी लगभग मूर्ख बन गया।
ठीक है। उसने अनुबंध की तस्वीर के साथ पोस्ट पर क्लिक किया और नरक खुल गया। जब से लुसियस ने अपना काम बंद किया है, लोग अटकलों से भरे हुए हैं। वह कहाँ गया था? वह अकेले ही इनाम के शिकारियों के एक दल को अपमानित करने तथा उस चतुर घोटाले के माध्यम से उन पर पलटवार करने के बाद अचानक गायब क्यों हो गया? अधिकांश दर्शकों के लिए ऐसी अराजकता से बचकर निकलना उन्हें हिलाकर रख देना चाहिए था तथा डर के मारे छिप जाना चाहिए था। फिर भी लुसियस वॉन होहेनबर्ग बस ऑफलाइन गायब हो गए और पीछे कुछ भी नहीं बल्कि प्रश्न छोड़ गए। ऐसा तब तक था जब तक उनकी नवीनतम पोस्ट नहीं आ गई। फीड तुरंत फट गया। उनके अकाउंट पर एक उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीर अपलोड की गई थी जिसमें वे एक चर्मपत्र पकड़े हुए थे जिस पर ग्रिमो गिल्ड का आधिकारिक अनुबंध हस्ताक्षरित और मुहर लगा हुआ था। लेकिन ये पोस्ट सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी। इसके नीचे एक लंबा कैप्शन था। यह इतना अच्छा था कि नेटवर्क, गेमिंग फोरम, गिल्ड बोर्ड और यहां तक कि समाचार फीड में फैलने में 5 मिनट से अधिक समय नहीं लगा। आखिरकार मैंने ग्रिमो में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि दूसरे गिल्ड कमतर थे। इसके विपरीत मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा कि उन नामों से लगातार अनुरोध आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे मुझ पर ध्यान देंगे। विंटर गिल्ड, एजिस वैनगार्ड, स्टॉर्मब्रिंगर्स, डॉन अलायंस और यहां तक कि आयरन लीजन जैसे गिल्ड। ये अद्भुत समूह हैं जिनमें नायक और दिग्गज शामिल हैं। इन्हें अस्वीकार करना आसान नहीं था और मैंने नापसंदगी के कारण मना नहीं किया। सच तो यह है कि मेरा भी एक लक्ष्य है, इस दुनिया के कई और लोगों की तरह। ये बचकाना लग सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि आज के जागरूक लोग उस रास्ते से भटक गए हैं जिस पर चलकर हमने जन्म लिया था। प्रथम जागृतकर्ता को इसलिए याद नहीं किया गया क्योंकि वह अमीर, प्रसिद्ध या पूजनीय था। उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि जब राक्षस हमारी दुनिया में घुस आए और आशा टूट गई, तो वे मानवता के लिए दीवार बनकर खड़े रहे। उनका उदाहरण हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। लेकिन अब हमें देखिए, हम प्रायोजकों, सोने से जड़े हथियारों और आलीशान हवेलियों में डूबे हुए हैं, जबकि कालकोठरियां सड़ रही हैं और छोटे शहर सन्नाटे में डूबे हुए हैं। हम सेवा के गौरव को सिक्कों की चमक के लिए बेच देते हैं। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मैं पहले जागृतकर्ता जितना महान हूं। मैं आधे समय कंगाल, बेशर्म और भूखा रहता हूं, लेकिन मैं ऐसी राह पर चलना चाहता हूं जो कम से कम उनके जैसी तो हो। यही वजह है कि ग्रिमो मेरे लिए खास रहा। वे हवा को विज्ञापनों से नहीं भरते, न ही सोने या रुतबे का वादा करते हैं। फिर भी जब सरकार को चुपचाप, कुशलतापूर्वक और बिना किसी बहाने के छापेमारी की आवश्यकता होती है, तो ग्रिमो को ही चुना जाता है। उनके गिल्ड मास्टर मेरी इस धारणा से सहमत हैं कि एक जागृतकर्ता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक रक्षक होता है। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग निराश होंगे। मुझे पता है कि बहुतों को उम्मीद थी कि मैं एक ऐसे गिल्ड में शामिल होऊंगा जिसके पास प्रतिष्ठा, बैनर और उनके सम्मान में लिखे गीत हों। लेकिन जब मेरा दिल कहीं और इशारा कर रहा हो तो मैं तालियों के पीछे नहीं भाग सकता। तो हाँ, मैंने ग्रिमो को चुना है। और अगर आप इसके लिए मुझे कमतर समझते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह मानते हैं कि पुराने जमाने की आग आज भी मायने रखती है, तो शायद हम एक दिन उसी राह पर चल पड़ेंगे। लुसियस वॉन होहेनबर्ग। इंटरनेट पर हलचल मच गई। लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देने के बजाय सहमति में टिप्पणियां की। उनके शब्द, चाहे कितने भी तीखे क्यों न हो, नस पर चोट कर गए थे। सालों से आम नागरिक भी शिकायत करते रहे हैं कि गिल्ड संरक्षकों से ज्यादा निगमों जैसे लगते हैं। और अब एक नई आवाज ने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कह दिया है। यहां तक कि जिन गिल्ड्स को उन्होंने सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने भी कोई कड़वाहट नहीं दिखाई। इसके बजाय आधिकारिक अकाउंट्स ने उनके संदेश को दोबारा पोस्ट किया और अपने सम्मान के शब्द जोड़े। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो ये था कि 1 घंटे के अंदर ही ग्रिमो को आवेदनों की बाढ़ आ गई। जो लोग कभी उसकी तरफ देखते तक नहीं थे, अब उनकी बाढ़ आ गई थी और वे दावा कर रहे थे कि वे भी वहीं खड़े होना चाहते हैं जहां लुसियस खड़ा था। ये पोस्ट इतना ज्यादा ट्रेंड कर गया कि सरकार के उच्च अधिकारी भी सतर्क हो गए। अब उनके नाम को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। ... इस बीच लुसियस स्वयं ग्लैमरस नहीं था। वह धीमी कराह के साथ उठा। उसके दाहिने हाथ की धीमी धड़कन ने उसे पहले हुए क्रूर मुकाबले की याद दिला दी। धीरे धीरे अपनी उंगलियां मोड़ते हुए उसने मुंह बनाया। अरे, मुझे सचमुच पुनर्जनन मंत्र की जरूरत है, वह बुदबुदाया। उसकी नजरें धुंधले कमरे पर टिकी थीं। वह अकेला था। अलारा शायद अपना काम खत्म करके बाहर निकल गई होगी। सिस्टम, उसने तेजी से सोचा और परिचित इंटरफेस उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा। सिस्टम शॉप। यहां आप कोई भी वस्तु, कौशल या मंत्र खरीद सकते हैं।
अगर आपके पास पर्याप्त अंक नहीं है तो आप ऋण ले सकते हैं। वर्तमान एसपी 5000 एसपी। लुसियस ने पलकें झपकाईं, दुकान का फंक्शन। आखिरकार काफी देर लगा दी। ऋण विकल्प पर ध्यान देते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और भी बेहतर, ऋण की एक पंक्ति, एक कंगाल सिस्टम उपयोगकर्ता का सपना। फिर भी 5000 एसपी का शुरुआती बैलेंस बिल्कुल भी बुरा नहीं था। कई शुरुआती मिशन पूरे करने पर शायद यह एक बोनस था। उसकी नज़र सर्च बार पर पड़ी और यह गूगल की तरह काम करता है। अब तक का सबसे बेहतरीन सिस्टम। उन्होंने जल्दी से टाइप किया, पुनर्जनन कौशल। स्क्रीन पर दर्जनों परिणाम दिखाई देने लगे, लेकिन एक विशेष बात ने उनका ध्यान आकर्षित किया। मामूली उपचार स्तर 1। वर्णन, एक उपचारात्मक आभा घाव वाले स्थानों को घेर लेती है और धीरे धीरे उन्हें भर देती है। टूटी हड्डियों और छोटे मोटे घावों को ठीक करने में सक्षम। खोए हुए अंगों को वापस नहीं ला सकती। लागत 100 एसपी। क्या आप ये कौशल खरीदना चाहेंगे? हाँ, नहीं। उसने कोई भी महंगी वस्तु खरीदने की योजना नहीं बनाई थी, खासकर तब जब कौशल विकसित हो सकते थे। इसके अलावा वह थोड़ा कंजूस था और उसने किसी को भी नहीं मारा। उन्होंने एक वाय का चयन किया। तुरंत ही उसके शरीर में गर्माहट भर गई। उसके पट्टी से बंधे हाथ में झुनझुनी हुई, फिर झनझनाहट हुई, फिर एक सुखद सुन्नता में बदल गई, जैसे आभा के नीचे मांस एक साथ जुड़ गया हो। 1 मिनट से भी कम समय में दर्द पूरी तरह गायब हो गया। माइनर हीलिंग स्तर 1 का स्तर 2 तक बढ़ा दिया गया है। लुसियस ने संतुष्टि से सांस छोड़ी। उसने पट्टी खोली और उंगलियां मोही। चोट का कोई निशान नहीं बचा था। आखिरकार अब ली को नहीं हिलाना, उसने अपने कंधे हिलाते हुए बुदबुदाया। अपनी त्वचा पर एयर कंडीशनिंग की चुभन महसूस करते हुए उसने अपनी शर्ट उतार दी और उसे एक तरफ फेंक दिया तथा ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। वह बिस्तर पर पीठ टिकाकर, आंखें बंद करके खुद को आराम दे रहा था। पोस्ट पर शायद कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी, पर उसे क्या परवाह थी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। ये शांति केवल 30 सेकंड तक ही रही। दरवाजा जोर से खुला और दीवार से टकराकर वापस आ गया। लुसियस ठिठक गया। लुसियस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओह! आवाज बीच वाक्य में ही रुक गई। उसने एक आंख खोल दी। वेनेसा वही दरवाजे पर जमी हुई थी। शब्द उसके गले में अटके हुए थे और उसकी निगाहें उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी नंगी छाती पर टिकी हुई थी। लुसियस ने अपना सिर झुकाया। अचानक उसे स्थिति का पूरा एहसास हुआ। वह इतनी शर्मीली क्यों है? उसने उसके चेहरे पर चमक देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उसने आज उन्हें देखा था, है ना? वेनेसा ने गला साफ किया। पहले उसने इसे ठीक से नहीं देखा था, लेकिन अब इसमें कोई गलती नहीं थी। लुसियस मांसल था। उसका शरीर उन पहलवानों की तरह भारी भरकम नहीं था जिनके साथ वह मुकाबला करती थी, बल्कि दुबला पतला, सुडौल शरीर था जो उसे उन मॉडलों की याद दिलाता था जिन्हें वह अक्सर तनाव के समय ऑनलाइन देखती थी। उसने बड़ी मुश्किल से निगला। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत देर तक घूर रही थी। क्या कोई बात है? लुसियस ने लापरवाही से पूछा, कुर्सी पर पड़ी कमीज तक उठाने की जहमत भी नहीं उठाए। उसका स्वर हल्का था, मानो वह अच्छी तरह जानता हो कि वह क्या सोच रही है, लेकिन वह ये सुनना चाहता हो कि वह शब्दों को ठीक से नहीं समझ पा रही है। खैर, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती थी, लुसियस, उसने उसके कमरे में कदम रखते हुए कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसकी उंगलियां बगल में हल्की सी फड़क रही थीं। तुम्हारी पोस्ट की वजह से लगभग 50 लोगों ने ग्रिमो का हिस्सा बनने के लिए आवेदन किया है। लुसियस ने पलकें झपकाईं, फिर विचारमग्न हो गया। तो इसे इतना अधिक समर्थन मिला, है ना? उसने सोचा। सच कहूं तो उन्होंने इसे एक सिक्का उछालने जैसा बताया था। हो सकता है लोग प्रेरित हों, हो सकता है वे उनके पुराने धर्रे पर लौटने वाले भाषण पर हंसे। लेकिन अरे, ये काम कर गया। अगर यह टूटा नहीं है तो इसे ठीक मत करो। वे शायद मुझसे मिलने आ रहे हैं, उन्होंने कहा। उनके होठों पर पहले एक अर्ध मुस्कुराहट और फिर एक भ्रूभंगिमा छा गई। क्या वे भी समलैंगिक लोग थे? हम इस पर काम कर सकते हैं, वेनेसा ने दृढ़ता से उत्तर दिया। उसका भी यही मतलब था। वे लुसियस को जितना चाहे घूर सकते थे। यदि वे वास्तव में ग्रिमो में शामिल होना चाहते थे तो उन्हें उसकी चक्की में डाल दिया जाएगा और उन्हें उचित जागृत करने वालों में बदल दिया जाएगा। खैर, कैप्शन अद्भुत था। अन्य अनेक नए लोगों के विपरीत, जो प्रभाव के लिए संघों का मजाक उड़ाते थे या उनका अपमान करते थे, लुसियस सम्मानजनक था। उन्होंने अन्य नामों को नीचे नहीं घसीटा था, ये दिखावा नहीं किया था कि ग्रिमो अन्य सभी से श्रेष्ठ है। इसके बजाय उसने उसके साथ रहने की इच्छा के पीछे एक स्पष्ट, लगभग आदर्शवादी कारण बताया था। ऐसा नहीं है,
हे भगवान, अपना सिर गटर से बाहर निकालो, उसने खुद को डांटा और अपनी नजरें एक तरफ कर ली, इससे पहले कि वह ज्यादा देर तक उसके नंगे धड़ पर टिकी रहे। शुक्रिया, लुसियस ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैंने तो बस अपनी बात कह दी। शुक्र है कि जनता ने मेरी बात सुनी। ओह, और मैंने देखा कि तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है। उसकी नजर उस हाथ पर पड़ी जिस पर उसने कुछ घंटे पहले ही पट्टी बांधी थी। चिकनी त्वचा, कोई खरोंच नहीं, चोट का कोई निशान नहीं। क्या तुम्हें कोई उपचार क्षमता मिली है? यह कोई अजीब बात नहीं थी। जागृति से अक्सर छिपी हुई प्रतिभाएं अचानक ही सामने आ जाती थीं। हर समय लोगों में रातों रात योग्यताएं विकसित हो जाती थीं, हालांकि यह मामूली ही होती थीं। हाँ, अब हम और अधिक तीव्रता से प्रशिक्षण ले सकते हैं, लुसियस ने उत्तर दिया, अपना हाथ इस तरह मोड़ते हुए मानो वह उसे एक और लड़ाई में झोंकने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह मुस्कुराए, वह सचमुच उसके लिए बना था। ... अगली सुबह लुसियस अपने कमरे में एक ऊंचे दर्पण के सामने खड़ा होकर खुद की प्रशंसा कर रहा था। वह बाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर, मुस्कुराया, अपने बालों में हाथ फेरा और खुद को आंख मारी। वाह, मैं सचमुच पृथ्वी पर सबसे सुंदर आदमी हूं, वह बुदबुदाया। ये तथ्य कि इसे सुनने वाला कोई भी नहीं था, कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने इस पर विश्वास किया, और विश्वास ही आधी लड़ाई थी। लेकिन आज उनकी सुंदरता की प्रशंसा करने का कोई और दिन नहीं था। यह एक बड़ा दिन था, ग्रिमो में उनका पहला आधिकारिक दिन। पोस्ट के लाइव होने के बाद से उन्हें ट्विच पर दर्जनों डीएम प्राप्त हुए थे। सवालों का अंबार लग गया। आपकी अगली स्ट्रीम कब है? ग्रिमो में ट्रेनिंग कैसी चल रही है? क्या हम वेनेसा को कैमरे पर देख सकते हैं? उसने सचमुच इतनी दूर तक नहीं सोचा था। मुझे बाद में स्ट्रीम करने के लिए कुछ ढूंढना होगा, उसने सोचा, अपनी थोड़ी को झुकाते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसका जबड़ा प्रकाश को पकड़ सके। तभी उसकी नज़र उसके पहनावे पर पड़ी, ग्रिमो की आधिकारिक गिल्ड वर्दी। इस दुनिया में हर गिल्ड की अपनी वर्दी थी, ये सदस्यों को दूर से पहचानने का एक तरीका था। यह आकर्षक, व्यावहारिक और आश्चर्यजनक रूप से स्टाइलिश था, पूरी तरह से काले रंग का, बिना किसी बाधा के फिट होने के लिए बनाया गया। गहरे चांदी की पतली रेखाएं कंधों और कफों पर फैली हुई थीं, जो उसके हिलने पर प्रकाश पकड़ती थीं, और ग्रिमो प्रतीक, एक टूटी हुई जंजीर को काटते हुए गुर्राते हुए भेड़िए का सिर दाहिने वक्ष पर कढ़ाई किया गया था। इसमें एक ऐसा फंक्शन था जो आपको 3 मैना शील्ड्स तक का उपयोग करने देता था, उसके बाद आपको इसे अपने मैना से रिचार्ज करना पड़ता था। बहुत बढ़िया, उसने कहा, बाहर निकलने से पहले दर्पण को एक आखिरी बार धुआं देते हुए। अलारा पहले से ही उसके कमरे के बाहर इंतजार कर रही थी। उसकी मुद्रा विनम्र थी लेकिन आंखें तेज थीं। उसने आज साधारण प्रशिक्षण कपड़े पहने थे, हालांकि वेनेसा ने उसके तत्व का परीक्षण करने का वादा किया था। लुसियस पहले से ही गिल्ड मास्टर की प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकता था जब उसे पता चला कि अलारा के पास वास्तव में क्या है। चलो चलें, उसने आलसी आत्मविश्वास के साथ कहा, और अलारा ने सिर हिलाकर उसके साथ कदम मिलाते हुए कहा। नीचे भोजन की खुशबू ने उनका स्वागत किया। लूना मेज पर बैठी थी और उसके कानों पर बड़े आकार के हेडफोन लगे थे, और जब लुसियस प्रकट हुआ तो उसने हाथ हिलाया। उसने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। वह आज नहीं आ रही थी, उसने एमिलिया के साथ ही रहने का निर्णय लिया था, और ये देखते हुए कि दोनों के बीच कितनी जल्दी घनिष्ठता हो गई थी, ये व्यवस्था अच्छी तरह से काम कर रही थी। वेनेसा रसोई से एक ट्रे हाथ में लिए, गालों को हल्का फुलाए और आटे से सने हुए अंदर आई। यह दृश्य देखकर लुसियस को हंसी आ गई। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही महिला है जिससे वह कल लड़ रहा था। उसने प्लेटें परोसी, सुनहरे और भाप से भरे पैनकेक, शहद से सराबो, कुरकुरे अंडे और भुने हुए मांस के साथ। जाहिर है, वेनेसा भोजन में कोई कमी नहीं करती थी। लुसियस ने खुदाई की और उसे सुखद आश्चर्य हुआ। बुरा नहीं है, उसने काटते हुए कहा, जिससे वेनेसा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसने ऐसा दिखावा किया कि उसे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से उसे इसकी परवाह थी। कुछ देर तक मेज पर चहल पहल रही। फिर जब उनकी बात समाप्त हुई तो एक दूसरे को अलविदा कहा गया। लूना ने अपने हेडफोन बजाए और मुस्कुराए, एमिलिया ने उसे शांत विदाई दी, और जल्द ही लुसियस, वेनेसा और अलारा चिकनी कार में कदम रख रहे थे। वेनेसा गाड़ी चला रही थी, मुद्रा सीधी, वर्दी कुरकुरा। वह सामान्य महिला से गंभीर मुद्रा में आ गई थी और सड़क को ऐसे घूर रही थी जैसे उस पर उसका पैसा बकाया हो। लुसियस पूरी तरह से आराम से पीछे की सीट पर बैठा था। मैं अच्छी तरह सोया, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूं, उसने सोचा। उम्मीद है कि उसे पहला मिशन कोई कठिन मिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अपने आप को तैयार रखो, वेनेसा ने अंततः कहा। जैसे ही कार ने मोड़ लिया, उसकी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया।
उसके हाथ पहिए के चारों ओर कस गए। लुसियस ने आलस से अपना सिर खिड़की की ओर झुकाया। दूर से ग्रिमॉ गिल्डहॉल दिखाई दिया, एक विशाल काले पत्थर का किला जिस पर झंडे लहरा रहे थे। लोहे के दरवाजे सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन जिस चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया वह इमारत नहीं थी। ये भीड़ थी। दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग प्रवेश द्वार के चारों ओर जमा थे, सड़कों पर फैले हुए थे और अपने फोन लहरा रहे थे। कुछ ने अपनी स्वयं की गिल्ड वर्दी पहन रखी थी, कुछ स्पष्ट रूप से फ्रीलांसर थे और अन्य सिर्फ स्टारस्ट्रक प्रशंसक लग रहे थे। पत्रकार जगह के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, कैमरे चमक रहे थे, ड्रोन हर कोण से तस्वीरें लेने के लिए ऊपर मंडरा रहे थे। लुसियस ने अपनी भौहें चढ़ाईं, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। ओह, ये सब मेरे लिए। जैसे ही वे इमारत के करीब पहुंचे, कार धीरे धीरे रुक गई और भीड़ छट गई। लोग हाथ हिला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, उसका नाम चिल्ला रहे थे। लुसियस ने पलकें झपकाईं, सचमुच एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गया, हालांकि वह जल्दी ही संभल गया। वे उसके लिए यहाँ थे। और उसकी छाती इतनी गर्म हो गई कि उसे भी आश्चर्य हुआ। आह, प्रशंसकों, उसने बेहद आत्मसंतुष्ट होकर अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। क्या मुझे गोफंड में शुरू करना चाहिए? नहीं, नहीं, शायद कोई सब्सक्रिप्शन टियर सिस्टम। प्लेटिनम समर्थकों को एक हस्ताक्षरित टी शर्ट मिलेगी, हीरे वाली को मेरी तरफ से एक मुस्कान। हाँ हाँ, ये तो कमाल है। तो क्या हुआ अगर उसके पास पहले से ही अरबों डॉलर थे? और ज्यादा पैसा होना तो सही था। धन सुंदरता की तरह है, ये कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। लोग करीब आ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कार के लिए सड़क खाली कर दी। कुछ लोग बेतहाशा हाथ हिला रहे थे, तो कुछ ने कागज और कलम थामे हुए थे। एक साहसी प्रशंसक तो खिड़की नीचे होने पर भी आगे निकलने में कामयाब रहा। लुसियस ने विनम्रतापूर्वक कलम स्वीकार कर ली, उस पर कुछ ऐसा लिख दिया जो स्पष्ट रूप से उसके नाम से मिलता जुलता था। हालांकि उसके मन में ये सुलेख की एक उत्कृष्ट कृति थी, और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उसे वापस कर दिया। लड़की चीखी और उसे गले लगा लिया जैसे वह कोई पवित्र अवशेष हो। देखा, मेरी भयानक लिखावट भी उनकी नज़र में कला बन जाती है, लुसियस ने मुस्कुराते हुए सोचा। ग्रिमॉ के द्वार चरमराते हुए खुल गए। कार मीडिया और शोरगुल मचाती भीड़ को पीछे छोड़कर अंदर चली गई, और अचानक छाई खामोशी बाहर के शोर की तुलना में भारी लग रही थी। जब कार रुकी तो लुसियस बाहर निकला और रनवे पर वॉक पूरी करने वाले मॉडल की तरह खींचा चला आया। उसकी तीखी वर्दी पर सूर्य की रोशनी पड़ी और वह मुस्कुराया। उसने तुरंत ही उन घूरती निगाहों को नोटिस कर लिया। कुछ सदस्य बीच में ही ठिठक गए। कुछ लोग फुसफुसाए। हाँ, वे उसे घूर रहे थे। वह उसकी चौड़ी हो चुकी आंखों और हल्की सी लालिमा से यह बता सकता था। सचमुच इतना सुंदर होना बहुत थका देने वाला होगा, उसने बनावटी थकान के साथ सोचा। इससे पहले कि वह और अधिक आनंद ले पाता, एक नया व्यक्ति उसके पास आया। एक युवती ने उत्तम नौकरानी पोशाक पहनी हुई है, उसके दाहिने स्तन पर वही प्रतीक चिन्ह बड़े करीने से सिल दिया गया है। उसकी मुद्रा तो एकदम सही थी, लेकिन जो बात सामने आई वही ये थी कि वह मानव नहीं थी। उसके बाल नुकीले चांदी जैसे थे और उसका शरीर छोटा था, रेशमी चांदी जैसे बाल उसकी कमर तक पहुंचने वाली चोटी में बंधे थे। उसकी सुंदरता कोमल थी, लेकिन उसमें एक स्वाभाविक दृढ़ता थी, वह बौनी थी, हालांकि वह उस तरह की नहीं थी जिसकी उसने पुराने काल्पनिक खेलों से कल्पना की थी। उसने शालीनता से सिर झुकाया। वापस स्वागत है, लेडी वेनेसा, उसने नर्म लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। मुझे आशा है कि आपने अच्छा समय बिताया होगा। तभी उसकी नज़र लुसियस पर पड़ी और उसका संयम कुछ औपचारिक हो गया। लॉर्ड लुसियस, ग्रिमॉ में आपका स्वागत है। लेडी वेनेसा ने मुझे आपके यहाँ रहने के दौरान आपका निजी परिचारक नियुक्त किया है। लुसियस ने भौहें चढ़ाईं। मुझे प्रभु कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बोने ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मेरे कबीले में किसी शक्तिशाली व्यक्ति को हमारा स्वामी कहकर संबोधित करने की परंपरा है। इसलिए मैं आपको लॉर्ड लुसियस कहूंगा। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, लुसियस ने आह भरी, हालांकि अंदर ही अंदर वह सज धज कर रह गया। लॉर्ड लुसियस, हाँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेनेसा, जो पहले से ही अंदर जा रही थी, ने अपने कंधे पर नजर डाली और मुस्कुरा दी। वह कुछ ही सेकंड में जोर से हंसने वाली थी। अच्छा, मजे करो, उसने अलारा को खींचते हुए कहा। आओ अलारा, तुम्हारी आत्मीयता परखते हैं। लड़की ने वेनेसा के पीछे जाने से पहले लुसियस की ओर थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। विली, वेनेसा ने कहा, कृपया प्यार से उसे सैर पर ले जाओ। और बस इसी तरह वह विली के साथ रह गया, बोना परिचारक और ग्रिमॉ के सदस्यों की उत्सुक निगाहें। ठीक है, मेरे स्वामी, विले ने धीरे से कहा, कृपया मेरे पीछे आइए।
मैं आपको गिल्ड का उचित दौरा कराऊंगा। गिल्ड की इमारत बहुत बड़ी थी। कोई साधारण हॉल नहीं, बल्कि एक पूरा परिसर जो कई हिस्सों और मंजिलों में बटा हुआ था और हर मंजिल पर गतिविधियों की धूम मची हुई थी। जब वह उसे सावधानीपूर्वक और सटीकता से समझाते हुए मार्गदर्शन कर रही थी, तो विले की मुलायम चप्पलों से मुश्किल से कोई आवाज आ रही थी। ये पहली मंजिल है, उसने इशारा करते हुए कहा जब वे मिशन बोर्ड और रिसेप्शनिस्ट काउंटरों से सजे एक चौड़े कमरे से गुजरे। यहाँ जागृति लाने वाले मिशन लेते हैं। ये हमारे गिल्ड की गतिविधियों का केंद्र है। लुसियस ने चारों ओर नजर घुमाई। दर्जनों जागरूक लोग वर्दी में बोर्ड के पास एकत्रित होकर कागजों की तुलना कर रहे थे, रणनीति पर चर्चा कर रहे थे या अपने पिछले कारनामों के बारे में शेखी बघार रहे थे। उनके आगमन से वहां सचमुच हलचल मच गई थी, सबकी निगाहें घूम गई थीं। वे इतने लोकप्रिय थे, वह मुस्कुराए बिना न रह सका। यह मंजिल रैंकिंग भी प्रोसेस करती है, विली ने फुसफुसाहटों को अनसुना करते हुए कहा। ई रैंक से डी रैंक तक आगे बढ़ने के लिए कम से कम 10 ई रैंक मिशन पूरे करने होंगे और एक मनहॉट बनाना होगा। मन का दिल, लुसियस ने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा, हालांकि वह उपन्यास से पहले से ही जानता था। हाँ, उसने सिर हिलाया। वास्तव में जागृतिकर्ता बनने का पहला चरण। इसके लिए तात्विक मान को उसके शुद्धतम रूप में अवशोषित करना आवश्यक है। अग्नि जागृतिकर्ता अक्सर ज्वालामुखियों की यात्रा करते हैं, जल उपयोगकर्ता समुद्र या झीलों की, पृथ्वी उपयोगकर्ता पहाड़ों की, इत्यादि। लुसियस ने विचारमग्न होकर गुनगुनाया। मतलब जब मेरी बारी आएगी तो मुझे जंगल में और अंतरिक्ष में भी जाना होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर भी, वह शांत मुस्कान के साथ बोला, ये तो बहुत आसान लगता है। उसके होंठ ऐसे फड़कने लगे जैसे वह मुस्कुराने वाली हो, लेकिन उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर कर लीं। वे रिसेप्शन पर पहुंचे, जहां चश्मा पहने एक लंबी महिला बैठी थी। वह तीक्ष्ण और पेशेवर लग रही थी, उसके काले बाल जूड़े में बंधे थे। छोटी नामटिका पर लिखा था, मिस ब्राउन। जैसे ही उसने उसे देखा, वह चौंककर सीधी खड़ी हो गई और फिर झुक गई। विली, सुप्रभात, मिस ब्राउन ने कहा। फिर उनकी नज़र लुसियस पर पड़ी और उनकी आवाज़ थोड़ी नरम पड़ गई। और आप जरूर नए सदस्य होंगे, लुसियस वॉन होहेनबर्ग। ग्रिमॉ गिल्ड में आपका स्वागत है। लुसियस ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसे एक चमकदार मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जो शायद ध्रुवीय बर्फ की चोटियों को पिघला सकती थी। उन्होंने सहजता से कहा, मैं यहाँ आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मिस ब्राउन का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उन्होंने अपनी निगाहें नीचे कर लीं, मानो उनके आकर्षण ने उन्हें शारीरिक रूप से प्रभावित कर लिया हो। विली को ये बात याद नहीं आई। उसने धीरे से गला साफ किया, मिस ब्राउन, कृपया उसे लेडी वेनेसा द्वारा तैयार किया गया मिशन बताएं। बिल्कुल। मिस ब्राउन ने कागजों के ढेर में से एक कागज निकाला और दोनों हाथों से उसे काउंटर पर सरका दिया। उसकी उंगलियां उसके हाथों से थोड़ी देर के लिए छू गईं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। लुसियस ने इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिया। यही वह मिशन है जिसे आप आज पूरा करेंगे, उसने कहा। लुसियस ने कागज उठाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है। आधिकारिक गिल्ड मिशन पर्ची। गिल्ड, ग्रिमॉ, नॉर्थक्रेस्ट सिटी शाखा। मिशन आईडी NCDB 1475D। वर्गीकरण, कालकोठरी के बाद का ऑपरेशन। मिशन रैंक D। टीम का आकार 4 सदस्य। मिशन उद्देश्य, नॉर्थक्रेस्ट सिटी के एशिनरिज प्लाजा में कालकोठरी के ढहने के बाद बचे हुए सभी खतरों को नियंत्रित और समाप्त करें। हालांकि दरार को बंद कर दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स में संभावित मान जानवरों के भटकने और दूषित भूभाग सहित कुछ असामान्यताएं दिखाई दे रही हैं। मिशन विवरण, परिधि को सुरक्षित करें और शेष राक्षसों को साफ करें। गिल्ड अनुसंधान के लिए किसी भी आवारा कालकोठरी टुकड़े को पुनर्प्राप्त करें। सुनिश्चित करें कि क्षेत्र पुनर्निर्माण दल के लिए सुरक्षित है। यदि द्वितीयक दरारें या विसंगतियां पाई जाएं तो तुरंत रिपोर्ट करें। पूरा होने पर पुरस्कार 30,000 रॉयल्स प्रति स्क्वाड सदस्य। जारीकर्ता, नॉर्थक्रेस्ट सिटी काउंसिल द्वारा ग्रिमॉ गिल्डमास्टर के सहयोग से। ... लुसियस ने जानबूझकर शांति के साथ चर्मपत्र को मोड़ दिया, हालांकि उसकी नजरें कालकोठरी के बाद के शब्दों पर एक सेकंड अधिक समय तक टिकी रहीं। महाराज, क्या मिशन में कोई समस्या है? विले ने हमेशा की तरह विनम्र स्वर में पूछा। लुसियस ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मुझे यह मिशन वाकई पसंद है। ऊपरी तौर पर उनका लहजा अच्छा था, अंदर से एक अलग आवाज गूंजी। आसान कामों के लिए बस इतना ही। वेनेसा का सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई अजीब है। कालकोठरी के बाद की घटनाएं ऐसी होती हैं जहां मूर्खों को ऐसे आवारा लोगों द्वारा चबाया जाता है जो ढहने में मरने के लिए बहुत जिद्दी होते हैं। फिर भी इस विचार से उसका एक हिस्सा हिल गया।
ये पहली बार था जब वह राक्षसों को इतने करीब से देख रहा था। विली का चेहरा नर्म और राहत भरा हो गया। तो मैं तुम्हें तुम्हारी टीम से मिलवा दूंगा। लूसियस ने अपना सिर झुकाया। पीछे से उसने रिसेप्शनिस्ट मिस ब्राउन को चुपके से एक और नजर डालते हुए देखा। जैसे ही उसकी नजरें उससे टकराईं, उसने अपनी नजरें झुका ली, उसके गाल गर्म हो गए और वह अपने कागजों को तेजी से उल्टने लगी। लूसियस ने आह भरकर कहा, डॉट डॉट डॉट। विले उसे ऊपर ले गया, उसकी एड़ियां पॉलिश की हुई लकड़ी पर टकरा रही थीं। ग्रिममॉ की दूसरी मंजिल बिल्कुल अलग दुनिया थी। शोर उसके ऊपर लहर की तरह टूट पड़ा। व्यापारी कीमतों पर चिल्ला रहे थे, जागने वाले लोग हत्याओं का बखान कर रहे थे, एक जादूगर द्वारा प्रतिध्वनि के लिए एक छड़ी का परीक्षण करने पर मन की चरमराहट। दीवारों के किनारे कतार से लगी दुकानें थीं, जिनमें जानवरों के चमकदार कोट, दांतेदार नुकीले दांत, क्षतिग्रस्त कवच के टुकड़े और गहने रखे हुए थे, जिनमें से कुछ में अलौकिक ऊर्जा की हल्की सी झलक थी। यह मंजिल हमारी शाखा की सालाना आय का 30% उत्पन्न करती है, विली ने कहा, उसके शब्द एकदम स्पष्ट, लगभग अभ्यास जैसे थे। ज्यादातर कालकोठरी की लूट यहीं बेची जाती है, या तो सीधे गिल्ड को या। लूसियस ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी नजरें भीड़ पर टिकी थीं। जब भी वह आगे बढ़ता, लोग उसकी ओर देखते। कुछ की निगाहें उसके कोट में सिली हुई कलगी पर टिकी थीं, तो कुछ की निगाहें उसके जबड़े की नुकीली रेखा या उसके पॉलिश किए हुए जूतों पर। दो लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगीं और खिलखिलाकर हंसने लगीं, यहां तक कि जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो उनमें से एक ने अपने होंठ भी काट लिए। तो यही है वो एहसास जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। शायद मुझे एक फैन क्लब खोलना चाहिए। प्रवेश शुल्क लगेगा। लूसियस, द एग्जिबिट। वह अपने आप पर हल्के से मुस्कुराया और ध्यान हटा लिया। ध्यान एक साधन था, इससे अधिक कुछ नहीं। वे बाजार में और आगे बढ़े, जब तक कि विले एक दुकान के सामने नहीं रुक गया, जहां बुनियादी औषधियां बेची जा रही थीं। तभी लूसियस ने उन्हें सुना। नहीं, मैंने पहले भुगतान किया है, इसलिए यह मेरा है। बेवकूफ, तुम्हारे रॉयल्स छोटे हैं, मुझे धोखा देने की कोशिश करना बंद करो। तुम दोनों चुप हो जाओ। ये औषधि सबसे कुशल व्यक्ति की है, जो स्पष्ट रूप से मैं हूं। लूसियस ने पलकें झपकाईं। उसका नया दस्ता, जाहिर है, एक कमजोर उपचार औषधि के लिए जानलेवा युद्ध में उलझा हुआ था। सबसे बड़ा बेटा, चौड़े कंधों वाला, कटा हुआ गोरा सिर और आत्मा महत्वपूर्ण स्वभाव वाला, बहस के बीच में भी आदेश देता रहता था। मझला भाई, दुबला पतला और तीक्ष्ण आकृति वाला, हर बार इशारा करते समय अपना भाला खतरनाक तरीके से राहगीरों के पास ले जाता था। सबसे छोटा, भूरे बालों वाला और लाल गालों वाला, ऐसे रो रहा था जैसे किसी बच्चे को मिठाई न दी गई हो। वे दयनीयता की वास्तविक परिभाषा थे। आह, विले ने कहा, उनकी बहस को काटने के लिए उसकी आवाज बिल्कुल सही थी। साइरस हडसन, ग्रिम हडसन, फेलिक्स हडसन, मिली अपने चौथे दस्ते के सदस्य से, लॉर्ड लूसियस वॉन होहेनबर्ग से। औषधि तुरंत भूल गई। ओह, तो यह महान है। वह कमजोर लग रहा है। नहीं नहीं, उस कोट को देखो, निश्चित रूप से कस्टम। क्या आपको लगता है कि यह रेशम है? तीनों उस पर इस तरह टूट पड़े जैसे पिल्ले मांस पर झपट पड़ते हैं। हाथों ने उसके कंधों को पकड़ लिया। एक ने उससे उग्रता से हाथ मिलाया, दूसरे ने उसकी आस्तीन के नीचे झांकने की कोशिश की, मानो छिपी हुई मांसपेशियों की उम्मीद कर रहे हों। लूसियस का माथा फड़क गया। दुखी बकवास। उसने ठीक समय पर मुड़कर देखा कि विली अपना काम पूरा करके पीछे हट रही है और बड़े प्यार से हाथ हिला रही है। शुभकामनाएं मेरे मालिक, साथ चलने की कोशिश जरूर करें। लूसियस उसकी ओर देखता रहा, उसके सीने में शुद्ध विश्वासघात जल रहा था। डॉट डॉट डॉट। एशेरिज प्लाजा तक उनका मार्च अराजकता का प्रतीक था। साइरस ने हर तीसरे कदम पर उन्हें उचित दल पदानुक्रम के बारे में व्याख्यान देने पर जोर दिया। दस्ते के नेता के रूप में आप युद्ध में मेरे निर्णय का पालन करेंगे, जब तक कि, जाहिर है, मेरा निर्णय खराब न हो जाए। उस स्थिति में ग्रिम। गलत, ग्रिम ने बीच में ही टोकते हुए अपना भाला कंधे पर पटक दिया। अगर तुम्हारी समझ कमजोर है तो इसे फेलिक्स को नहीं, मुझे दो। वह तो आग का गोला भी सीधा नहीं मार सकता। मैं निशाना साध सकता हूं। फेलिक्स ने विरोध किया, उसकी उंगलियों से चिंगारियां निकल रही थीं। एक चिंगारी लूसियस के कोट के किनारे को झुलसा गई। लूसियस ने अपनी नाक पर चुटकी काटी। मुझे घर पर ही रहना चाहिए था। इन तीनों की देखभाल करना एक क्रूर और असामान्य सजा है। साइरस ने उसकी ओर देखा, तो लूसियस, तुम्हारा तत्व क्या है? लूसियस ने अपने हाथ जेबों में डाले, तुम्हें तो पता ही है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। लूसियस पत्थर की तरह चेहरा बनाकर आगे की सड़क को घूर रहा था। पूरी तरह से एक्स्ट्रा बर्बाद आदमी।
और मुझे उन्हें जिंदा रखना है। वैनेसा, तुम मेरी एहसानमंद हो। जब तक खंडहर हो चुका जिला नजर आया तब तक शाम होने लगी थी। एशेरिज प्लाजा कभी एक जीवंत बाजार हुआ करता था, अब वह टूटकर बिखर गया। पत्थर की टाइलें टूटी हुई और असमान थीं, गाड़ियां टुकड़ों में बिखरी हुई थीं, इमारतें ढही हुई बीमों के कारण झुकी हुई थीं। काले झुलसे हुए निशान पत्थरों पर फैले हुए थे, मानो किसी राक्षसी जानवर के पंजों के निशान हो। हवा में अवशिष्ट मानस की चुभन थी, लुसियस उसे अपनी जीभ पर चख सकता था। और गंध, हे भगवान, गंध! ये सड़ांध, लोहा और धुएं का मिश्रण था। तलवारों की कसम, ग्रिम ने धीरे से कहा। उसकी सामान्य अकड़ गायब हो गई जब उसने अपने भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लुसियस की आंखों में तबाही का मंजर तैर गया और उसके जबड़े कस गए। टूटी दीवारों पर खून के धब्बे फैले हुए थे। दूषित मिट्टी के रिश्ते काले धब्बे, जिंदा फफूंद की तरह हल्के से हिल रहे थे। फेलिक्स ने फटी हुई आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा, किसी ने नहीं कहा था कि यह ऐसा दिखेगा। साइरस ने अपनी छाती फुलाते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। ये बस बची हुई ऊर्जा है, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम संभाल न सकें। और अंततः उसने सच सच बोल दिया। भाड़ में जाओ, लुसियस ने शाप दिया जब वे खंडहर के पास पहुंचे। यह इतना बुरा है। लुसियस अपने पास खड़े 3 भाइयों की ओर मुड़ा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या इन मूर्खों को इस तरह के छापों का अनुभव नहीं होना चाहिए था? चौक की हवा में कंपन हो रहा था जो उसके होश उड़ा रहा था, मानो विकृत कांच की तरह हल्की सी लहरें उठ रही हों। हवा में जो जगह उसे महसूस हो रही थी वह अस्वाभाविक थी, बिल्कुल अस्वाभाविक, और उसने उसे बेचैन कर दिया। ये सही नहीं है। क्या ये स्थान ही भ्रष्ट हो गया है? उसने अपना हाथ उठाया, उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थीं और उसने अपने आसपास के अदृश्य धागों को खींचने की कोशिश की। सामान्यतः अंतरिक्ष कण मन से गुथे हुए छोटे कण आज्ञाकारी कुत्तों की तरह उसकी इच्छा के अधीन घूमते रहते थे। लेकिन यहाँ वे सुस्त और असहयोगी होकर लड़े। हर कोशिश कीचड़ में पत्थर घसीटने जैसी लग रही थी। उसकी भौहें गहरी हो गईं। तो ये कालकोठरी से बाहर निकलने के बाद की स्थिति है। एक विराम में दरार के बंद होने के साथ ही पतन समाप्त नहीं हुआ। जादुई ऊर्जा, प्रचंड और दूषित, बाहर की ओर फूट पड़ी, हवा और जमीन में रिस गई। राक्षसों के मारे जाने के बाद भी वह गायब नहीं हुई। आम लोगों के लिए यहाँ सांस लेना जहर के समान था। यहाँ तक कि जागरूक लोगों को भी लंबे समय तक यहाँ रहने से भ्रष्टाचार का खतरा था। और गिल्ड ने सोचा कि इन 3 सर्कस के जोकरों को उसके साथ यहाँ भेजना ठीक होगा। ठीक है, चलो चलें, साइरस ने झूठे आत्मविश्वास से कहा जब वह चौक के टूटे हुए द्वारों से आगे बढ़ रहा था। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधे धातु के बैंड को थपथपाया और एक टिमटिमाता हुआ होलोग्राम हवा में प्रक्षेपित हुआ। एक ग्रिड जैसा नक्शा चमक रहा था जिस पर लाल रंग के धब्बे थे। ये सक्रिय राक्षस के हस्ताक्षर हैं, साइरस ने गर्व से बताया। देखा, अंदर लगभग 20 बचे हैं। लुसियस ने भौहें चढ़ाईं। तो यह एक कालकोठरी स्कैनर है। उन्हें ये बात उपन्यास से याद थी जिसका उल्लेख दर्जनों बार हुआ था, लेकिन अपनी आंखों से देखना अलग अनुभव था। एक अनोखा उपकरण, ये हवा में मौजूद जादुई संकेतों पर नजर रखता था और अनुमान लगाता था कि कौन से संकेत जीवित राक्षसों के हैं। उपयोगी, हाँ, लेकिन अविश्वसनीय। संख्याएं तो सही थीं, लेकिन स्थान कम। राक्षस लगातार घूमते रहते थे और एक भी गलती आपकी जान ले सकती थी। 20 है, ग्रिम ने उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपना भाला घुमाया जिसकी नोक पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। ये तो हवा की तरह होगा। उसने अभी एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक चीख हवा में गूंज उठी। एक छोटी और खतरनाक चीज आधी ढह चुकी दुकान के खंडहरों से निकली और सीधे ग्रिम के सिर की ओर बढ़ी। लुसियस की नजरें तुरंत ही उस पर पड़ गईं। एक भूत, त्वचा हरी और धब्बेदार, आंखें लाल, जंग लगी तलवार मारक प्रहार के लिए उठाई हुई। ग्रिम ने अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। भेदी वार, वह चिल्लाया और किसी दूसरे दर्जे के नाटक के नायक की तरह अपना भाला घुमाने लगा। जैसे ही उसने हथियार को ऊपर की ओर धकेला तो उसकी ऊर्जा हल्की सी भड़क उठी और उसने भूत की खोपड़ी को छेद दिया। एक गीली कुरकुरी आवाज हुई। उस जीव का सिर तरबूज की तरह फट गया जिससे खून और दिमाग का पदार्थ ग्रिम के चेहरे और अंगरखे पर फैल गया। मेरी आंखें, वह चिल्लाया और अपने गालों से टपकती गंदगी को नोचने के लिए अपना भाला नीचे गिरा दिया। वह गोल गोल लड़खड़ा रहा था, योद्धा कम और शराबी विदूषक ज्यादा लग रहा था। लुसियस ने अपना हाथ उसके चेहरे पर फिराया। उस हमले के पीछे की ताकत तो अच्छी थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान, बिल्कुल जोकर, और वो किसी बच्चे की तरह वीरता का नाटक करते हुए उस हमले का नाम चिल्ला रहा था। ये क्या बकवास है?
चलो आगे बढ़ते हैं, साइरस ने कठोरता से कहा, ऐसा दिखाते हुए कि उसके भाई ने अभी अभी स्वयं को अपमानित नहीं किया है। उसने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और हुक्म चलाने का अंदाज अपनाया, इस नौसिखिए की रक्षा करो। वह सिर्फ देखने आया है। लुसियस ने उसे एक सपाट नजर से देखा। तो अब मैं एक संरक्षित फूल हूं। उस स्थिति में मुफ्त पैसा। उसने कंधे उचकाए और उनके पीछे चलने लगा। वे कई मिनट तक चलते रहे, टूटे हुए पत्थर पर बूटों की चरमराहट। साइरस के हाथ में स्कैनर धीरे धीरे धड़क रहा था, लाल बिंदु हल्के से चमक रहे थे। और फिर भी कुछ नहीं, कोई घात नहीं, छाया में कोई सरसराहट नहीं, एक भी गुर्राहट या फुफकार नहीं। एशियनरिज प्लाजा की सड़कें मौत जैसी खामोशी से भरी थीं, जिसे केवल दूर से आई बर्बाद लकड़ी की चरमराहट और हवा में उड़ती राख की कभी कभार आती आवाजें ही तोड़ती थीं। अजीब है, साइरस ने स्कैनर की तरफ भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया। हस्ताक्षर बता रहे हैं कि वे यहाँ हैं। ग्रिम ने अपना भाला और कसकर पकड़ लिया और ऊपर की अंधेरी खिड़कियों की ओर देखते हुए बोला, तो फिर वे हमला क्यों नहीं कर रहे? फेलिक्स ने होंठ चबाए, उसके माथे पर पसीना आ गया। शायद वे छुप रहे हैं, या शायद स्कैनर टूट गया है। साइरस ने नाराज होकर भौंकते हुए उसकी बात बीच में ही रोक दी। गिल्ड टूटे फूटे उपकरण नहीं बांटता, बेवकूफ। वह पास की एक इमारत की ओर मुड़ा और शायद हताश होकर उसके आधार पर टूटे हुए पत्थर पर लात मार दी। आह! वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया और अपना पैर पकड़ते हुए चिल्लाया। 9 नरकों में कौन इतनी मजबूत दीवारें बनाता है? लुसियस ने आह भरी और अपने माथे पर थप्पड़ मारने की इच्छा को रोका। ये कैसी छापामार टीम है? हथियारों से लैस छोटे बच्चे। बहुत हो गया। उसने अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा और अपने मन के कुंड को अपने अंदर से बहने दिया। उसके नियंत्रण में गुरुत्वाकर्षण कम हो गया और उसका शरीर ऊपर उठा, और जैसे ही वह ऊपर की ओर उठा, उसके जूते जमीन से उठ गए। दूषित हवा उसे पीछे धकेल रही थी, जिससे चढ़ाई का हर इंच उसे जंजीरों से घसीटे जाने जैसा लग रहा था। फिर भी वह डटा रहा और लगातार खंडहरों के ऊपर चढ़ता गया। इस स्थान से देखने पर यह चौक खंडित सौंदर्य में फैला हुआ दिखाई देता है। वहां दुकानें, इमारतें टूटी पड़ी थीं, यहां तक कि एक बड़ा तालाब भी काले पानी से भरा हुआ था। और फिर उसने इसे देखा। चौक के दूर किनारे पर गुस्से से भरी रोशनी में कुछ टिमटिमा रहा था। एक आग जो अस्वाभाविक रूप से तेज जल रही थी। लुसियस ने अपनी आंखें सिकोड़कर ध्यान केंद्रित किया। वहां राक्षसों का एक समूह, एक साथ समूहबद्ध, उनकी विचित्र आकृतियां आग की लपटों में उभरी हुई थीं। बहुत सारे गोबलिन सभी सैनिकों की तरह इकट्ठे होकर आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। और वे छापा मारने वाली पार्टी पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। नहीं, वे व्यस्त थे, हथियार चलाने में व्यस्त। लुसियस ने पलकें झपकाईं। एक भद्दा गुलेल, विशालकाय, ढहे हुए बीमों और मलबे से इकट्ठा की गई रस्सियों से बना हुआ। राक्षस उन्मत्त शक्ति के साथ उसे खींच रहे थे तथा चौक के केंद्र की ओर लक्ष्य साध रहे थे। क्या बात है? तभी उसकी नजर पेलोड पर पड़ी। एक जलती हुई चट्टान, लगभग उसके शरीर के आकार की, अप्राकृतिक ज्वाला से धधक रही थी। उन्होंने सामूहिक चीख के साथ उसे गुलेल में डाला और फिर उसे उड़ा दिया। लुसियस की पुतलियां सिकुड़ गईं। प्रक्षेप्य दूषित हवा को चीरता हुआ भयानक गति से घूम रहा था। कमबख्त राक्षस, वह फुसफुसाया। आग का गोला उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, उसकी चमक से खंडहर नारंगी रंग में प्रकाशित हो रहा था। और फिर यह हुआ। चट्टान हवा में ही बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ उसके ऊपर गिरी और हजारों जलते हुए टुकड़ों में बदल गई। गर्मी और बल ने उसे घेर लिया, जिससे प्लाजा आग की लपटों में गिर गया। नवागंतुक, साइरस चिल्लाया जब प्रक्षेप्य के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। चमकते हुए टुकड़े पूरे चौक में आग के उल्काओं की तरह बिखर रहे थे। जहां भी वे प्रहार करते, बर्बाद जमीन फुफकारती तथा टूटे हुए पत्थरों पर पिघली हुई धारियां छोड़ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट रहा हो। साइरस एक और कूद गया, उसके पीछे लबादा लहरा रहा था, जबकि उसके भाई भी उसके पीछे पीछे लुढ़क रहे थे। वे अनाड़ी मूर्खों जैसे लग रहे थे। हटो, और भी लोग आ रहे हैं, जल्दी करो, वह चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट से तीखी हो गई थी। धुआं इतना घना था कि आंखों में जलन हो रही थी तथा जलती हुई लहरें पूरे स्थान में फैल रही थीं। एक क्षण के लिए हडसन दंपति को लगा कि लुसियस को कुचल दिया गया है। यह उनकी टीम के इतिहास में किसी नए खिलाड़ी की सबसे तेज मौत होती। बेशक उनके नए खिलाड़ी इतने लंबे समय तक नहीं टिके, लेकिन फिर भी उनकी मौत सबसे तेज थी। लेकिन जब धुंध छंट गई तो उनके ऊपर तैरती हुई आकृति अछूती रह गई। लुसियस सहजता से हवा में तैर रहा था, उसकी काली कमीज एकदम साफ थी, उस पर कोई जलन भी नहीं थी।
उसने हल्की सी झुंझलाहट के साथ नीचे देखा, मानो पूरी बमबारी मच्छर के काटने से हुई हो। मुझे इस बात से गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। उसने सोचा, आखिरकार उसकी गिल्ड वर्दी महंगी थी। अद्वितीय कौशल, आभा खेती 3 स्तर तक बढ़ गई है। लूसियस की भौहें तन गईं जब नोटिफिकेशन उसके सामने चमका। सच में, फायरबॉम्ब से हमला होना भी खेती में गिना जाता है। जरूर, क्यों नहीं। नीचे हडसन दंपति के मुंह खुले रह गए। उसने इसे बर्बाद कर दिया। फेलिक्स हकलाया, उसकी आवाज फट गई। नहीं, देखो। ग्रिम की आंखें उभर आई, भाला उसकी पकड़ में कांप रहा था। उसने पलक तक नहीं झपकाए। चुप रहो, साइरस बुदबुदाया, लेकिन वह भी अपनी आंखें नहीं हटा सका। जबकि फेलिक्स बस एक तरफ सिकुड़ गया। लूसियस ने उनकी उपेक्षा की। उसकी नजर पहले ही चौक के दूर वाले छोर पर जा चुकी थी, जहां भूतों ने अपने कच्चे हथियार रख दिए थे। उनमें से एक दर्जन ने मोटी रस्सियों को खींचा, जिससे विशाल गुलेल तंत्र को फिर से चालू किया गया, जबकि एक अन्य, एक छोटी आकृति जो टेढ़ी छड़ी के साथ थी, ने चीखते हुए अगले चट्टान को धधकती आग से प्रज्वलित कर दिया। लूसियस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो एक जादूगर। उसने अपनी याददाश्त को खंगाला। गोब्लिन जादूगर, उन्हें फिर क्या कहा जाता था? गोब्लिन हमन, कर्मकांडी, ये शब्द उसके दिमाग में कौंध रहा था। उनका एक विशिष्ट कष्टप्रद नाम था। छोटा राक्षस फिर से चिल्लाया, आग और अधिक भड़क उठी, और अंततः लूसियस को याद आ गया। शामन्स, बस इतना ही। बिल्कुल, वाह, वह बुदबुदाया। फिर हवा में एक आलस से धक्का देकर वह आगे की ओर उछला और हडसन को बहुत पीछे छोड़ दिया। वह उन पर भरोसा नहीं कर सकता था। वे जागृति लाने वालों की अपेक्षा मूर्खों की तरह अधिक थे। जादूगर चीखा और तुरंत अपना लक्ष्य बदल दिया। लपटें भड़क उठीं और आग के गोलों की एक श्रृंखला फूट पड़ी। 3, 5, फिर चौंका देने वाली 8 छोटे धूमकेतुओं की तरह उसकी ओर बढ़ती हुई। लूसियस ने अपना हाथ उठाया, लेकिन भ्रष्ट अंतरिक्ष ने उससे लड़ाई की। उसकी इच्छाशक्ति इसके विरुद्ध फंस गई, मानो वह ज्वार के विरुद्ध धक्का दे रही हो जो उसे अपनी ओर खींच रहा हो। यह इतना कठिन क्यों है? उसने जबड़ा कसते हुए फुसफुसाया। आग के गोले पास आ गए, उनकी गर्मी उसकी त्वचा में चुभ रही थी। तभी एहसास हुआ, यहाँ स्थानिक प्रवाह उल्टा था, वामावर्त, प्राकृतिक दक्षिणावर्त नहीं। वह धारा के साथ चलने के बजाय उससे लड़ रहा था। उसने विरोध करना बंद कर दिया। भार तुरंत ही हट गया और उसका नियंत्रण पुनः वापस आ गया, मानो दुनिया को याद आ गया हो कि प्रभारी कौन है। अद्वितीय मंत्र, स्थानिक समझ को स्तरीकृत किया गया है। लूसियस मुस्कुराया। आग के गोले हवा में ही खुल गए और उसे छूने से पहले ही हानिरहित चिंगारियों में बदल गए। बहुत अच्छा, वो फुसफुसाया। कम से कम मैंने ये सब यहाँ सीखा, किसी असली छापे में नहीं। ये तो बहुत अपमानजनक होता। कल्पना कीजिए कि आपको पता चले कि वास्तविक छापे के दौरान आपकी क्षमता किस प्रकार काम करती है। वो फटी हुई जमीन पर गिर पड़ा, उसके जूतों के चारों ओर धूल जम गई। उसके सामने असली दुश्मन फैला हुआ था, दर्जनों भूत दांतेदार ब्लेडों से गुर्राते हुए। कुछ लोग कुत्तों जैसे जानवरों जैसे वाहन पर सवार थे, जिनके मुंह से झाग निकल रहा था। पीछे से 2 ओझा चिल्ला रहे थे, उनकी लाठी चमक रही थी। और बीच में गोब्लिन राजा मंडरा रहा था, एक फूली हुई विचित्र चीज जिसका पेट लोहे की प्लेटों पर लटका हुआ था और उसके पंजों में एक बड़ी जंग लगी तलवार लटक रही थी। उसकी आंखें क्रूर द्वेष से चमक रही थीं। राजा ने खंडहरों से मलबा झाड़ते हुए गरज कर कहा। लूसियस के होंठ मुड़ गए। एक राजा, प्लीज, तुम तो शराबी चाचा लग रहे हो। उन्होंने स्वयं को होहेनबर्ग मुद्रा में कर लिया। उनका शरीर पूर्ण सामंजस्य में संतुलित था, तथा वे आक्रमण के लिए तैयार थे। ये बिना किसी रुकावट के एक तरफा लड़ाई होती। तथापि काउबंगा, ये शब्द पूरे चौक में बिजली की तरह गूंज उठा। लूसियस ने ऊपर की ओर पलकें झपकाईं। ग्रिम हवा में उड़ रहा था, भाला ऊपर उठा हुआ था, उसका चेहरा उन्मादपूर्ण उल्लास से चमक रहा था। वह एक आधी ढह चुकी इमारत की छत से छलांग लगाकर धुएं के बीच से मानव तोप के गोले की तरह उड़ गया। अरे नहीं, लूसियस बुदबुदाया। शमनों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। दोनों ने अपनी अपनी लाठियां उठाईं और चीखते हुए आग के गोले छोड़े। हवा नारंगी हो गई, गर्मी झिलमिला रही थी। रुको, रुको! ग्रिम की वीरतापूर्ण चीख चीख में बदल गई, क्योंकि आग के गोले उड़ान के बीच में ही उस पर टूट पड़े। विस्फोटों ने उसे छुट्टियों के पटाखों की तरह जला दिया। उसका भाला घूम गया और उसका शरीर असहाय होकर हवा में घूमने लगा तथा काला धुआं निकलने लगा। वह पत्थर पर इतनी जोर से टकराया कि उसका पेट घूम गया और वह जलकर राख हो गया। उसका कवच टूट गया था, उसके बालों से धुआं उठ रहा था। मैं
मैं ऐसा करना चाहता था, उसने झटके से कहा। भाई, फेलिक्स चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ा। साइरस ने कराहते हुए अपना हाथ अपने चेहरे पर घसीटा। ग्रिम, तुम तो बिल्कुल जोकर हो। लुसियस ने अपनी नाक पर चुटकी काटी। बिना कवच, गतिशीलता या दिमाग के हवा में उड़ना। अद्भुत। एक कर्कश गर्जना ने उसका ध्यान पुनः केंद्रित कर दिया। घुड़सवार भूतों में से एक ने हमला किया, उसका जानवर टूटे हुए पत्थर को नोच रहा था। सवार ने विजय की चीख मारते हुए अपने सिर पर एक नुकीला ब्लेड घुमाया। लुसियस जरा भी नहीं हिला। उसने अपनी कलाई को एक सहज क्षैतिज वार में झटका दिया। हवा चीख उठी। वास्तविकता स्वयं उसके सामने फट गई। एक अदृश्य ब्लेड ने भूत और उसके वाहन को काट डाला। उनके सिर कंधों से आसानी से नीचे उतर गए, उनकी आंखें अभी भी बड़ी थीं, और फिर वे जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद शव नीचे गिर गए, जिससे पत्थर पर हरा खून फैल गया। लुसियस पीछे हट गया और इन्फिनिटी से गिरती बूंदों को हिलाने लगा। यदि इन्फिनिटी सक्रिय न होती तो बूंदें उसके ऊपर गिर जाती। उसका चेहरा घृणा से विकृत हो गया। घृणित, वह अपने पैरों पर खून का जमाव देखकर बुदबुदाया। भीड़ क्रोध में चीखने लगी, उनकी चीखों से खंडहर हिल गए। गोबलिन राजा ने अपना विशाल ब्लेड उठाया और दहाड़ा, और दर्जनों गोबलिन आगे बढ़ गए। मैं इससे नफरत करता हूँ। कई मुख्य पात्र, चाहे वे ट्रांसमिग्रेटर हों, पुनर्जन्म लेने वाले हों, या कभी कभार स्वर्ग के चुने हुए लोग हों, हमेशा यही कहते थे कि पहली बार राक्षस को मारने पर उन्हें उल्टी सी महसूस होती थी। उन्होंने ऐसा कई उपन्यासों में देखा था। उन्होंने कांपते हाथों, गले में पित्त चढ़ने और ऐसी ही कई बातों की चर्चा की। लुसियस को इससे केवल परेशानी ही महसूस हुई। मैं आज का दिन सचमुच कुछ और भी करके बिता सकता था, उसने सपाट स्वर में सोचा, और अपनी ओर आते हुए भूतों के झुंड को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनकी तीखी निगाहें उनके विकृत चेहरों, टेढ़े मेढ़े दांतों वाली मुस्कुराहटों और कच्चे हथियारों पर पड़ीं। लेकिन नहीं, एक अच्छे लंच और शायद एक झपकी के बजाय, मैं यहाँ 3 बेवकूफों और कुछ भूतों के साथ फंस गया हूँ। उसके जबड़े के कोने पर एक मांसपेशी फड़क उठी। गोबलिन गुर्राए, उनकी कर्कश हंसी दूर तक फैल गई। लुसियस का धैर्य टूट गया। वह तेजी से आगे बढ़ा, उसके कदमों के नीचे जगह सिकुड़ती गई। जमीन धंस गई, और एक धीमी सी आवाज के साथ उस जगह पर गड्ढा बन गया जहां उसका पैर था। उसका शरीर आगे की ओर इतना तेजी से धुंधला गया कि भूतों का सुस्त दिमाग भी उसे समझ नहीं पाया। पहला लक्ष्य एक सवार था। उसके घोड़े ने अपने नुकीले दांत उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन जानवर के जमीन पर उतरने से पहले ही लुसियस का पैर उसकी छाती से टकरा गया। अंतरिक्ष की विकृति कांच के टूटने की तरह बाहर की ओर फैल गई। प्राणी फट गया, उसका शरीर अंदर की ओर मुड़ गया और फिर खून में तब्दील हो गया। इससे पहले कि दुर्घटना ने उसे हरे धुंध में बदल दिया, सवार को चीखने का भी समय नहीं मिला। लुसियस ने पलक तक नहीं झपकाए। वह सहजता से घूम गया, एक विचलित मन की कृपा के साथ अंतरिक्ष की एक ब्लेड को घुमाते हुए। उसकी गतिविधियों से विकृतियां फूट पड़ीं, विकृत वास्तविकता के अदृश्य ब्लेड जो भूतों की कतारों में कट गए। अंग, धड़ और हथियार सभी कागज की तरह अलग हो गए। उसके पीछे शेष हडसन भाई चिल्ला रहे थे। साइरस ने अपनी तलवार से उन सभी भूतों को चीर डाला जिन्हें लुसियस की विकृतियों ने पहले ही मिटा नहीं दिया था। उसका भाई फेलिक्स पीछे खड़ा था, उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे, उसके होंठ हिल रहे थे और उसकी भुजाओं के चारों ओर आग के गोले बन रहे थे। आग के गोले लुसियस के कंधे के पास से गुजरे और तेज धमाकों के साथ भूतों के समूहों से टकराए। एक बार तो वे काफी अच्छी स्थिति में थे। लुसियस ने स्वयं को हल्की सी स्वीकृति दी। कम से कम वे पूरी तरह से मृत भार तो नहीं हैं। एक गड़गड़ाहट भरी गर्जना से धरती हिल गई। अंततः भूत राजा ने कदम उठाया। विशालकाय, बलबनुमा वह जानवर लड़ाई में कूद पड़ा, उसका मोटा शरीर हर हरकत के साथ लड़खड़ा रहा था। उसके मांसल हाथों में मैल से काली हो चुकी एक नुकीली तलवार पकड़ी हुई थी। वह दहाड़ा, थूका और ब्लेड को लुसियस की ओर भोंक दिया। लुसियस अपने स्थान से नहीं हिला। उसका हाथ ऊपर उठा और उसने तलवार की नोक पकड़ ली। धातु उसकी पकड़ में बेकार में कराह रही थी। बेशक वह उसे जगह की कमी से फंसा रहा था। नजदीक से देखने पर वह इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। चर्बी की परतें जो भूत के धड़ पर अश्लील रूप से लहरा रही थी, उसके रोमछिद्रों से रिसता पीला कीचड़, मूर्खता से भरी मोती जैसी आंखें। उसके होंठ लटक गए, घृणित। अपनी कलाई के एक झटके से उसने सीधे भूत के पेट में स्थानिक विकृति उत्पन्न कर दी। वास्तविकता विकृत। उसके पेट का मांस एक खराब बुने हुए टेपेस्ट्री की तरह खुल गया। उसके शरीर में एक साफ गोलाकार छेद खुल गया। भूत राजा लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा, हौंफने लगा और अपने मध्य भाग में खाली जगह को पकड़ लिया। उसके अंग बेकार ही मिट्टी में गिर गए। फिर भी वह मरा नहीं। बेशक ऐसा नहीं था,
लुसियस ने आह भरी, अपना पैर उठाया और उसकी खोपड़ी में एक जोरदार लात मारी। इसका प्रभाव बिजली की तरह गूंज उठा। एक गीले विस्फोट में भूत राजा का सिर फट गया, जिसके टुकड़े पूरे मैदान में बिखर गए। अंततः मौन। लुसियस ने सांस छोड़ते हुए अपने हाथों से काल्पनिक धूल झाड़ दी, हालांकि किसी ने उसे छुआ नहीं था। उसकी बैंगनी आंखें साइरस की ओर घूम गईं, जो ग्रिम के ऊपर घुटनों के बल बैठा था और उस पीड़ित व्यक्ति को औषधि पिला रहा था। तो लुसियस ने विनम्रता से पूछा, हम कैसे दिखाएंगे कि हमने मिशन पूरा कर लिया है? ग्रिममा की वापसी यात्रा कम से कम पहले की अराजकता की तुलना में घटना रहित थी। हडसन बंधुओं ने पूरे रास्ते झगड़ते हुए अर्धचेतन ग्रिम को अपने बीच घसीटते हुए गुजारा। लुसियस जानबूझकर दूरी बनाए रखते हुए पीछे चला गया। उन्हें बदबू आ रही थी। पसीना, खून, भूत का खून, ये सब उनसे फफूंद की तरह चिपका हुआ था। हर हवा के झोंके के साथ बदबू वापस आने से उसकी नाक सिकुड़ जाती थी। जब वे अंततः रिसेप्शनिस्ट हॉल में पहुंचे तो हडसन दंपति सबमिशन टेबल की ओर दौड़ पड़े। गिल्ड क्लर्कों ने औपचारिक भाव से साक्ष्य का निरीक्षण किया। कालकोट्री स्कैनर पर साफ किए गए क्षेत्र के पहले और बाद के स्कैन दिखाई दिए। जादुई कैमरों द्वारा कैद की गई लाशों और विनाश की तस्वीरें एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाई गईं। यह तकनीक पूरी तरह से विश्वसनीय थी। आप इन पर तस्वीरें नहीं बना सकते थे। लुसियस पीछे की ओर रुका रहा, अपने कंधे हिलाता रहा और जम्हाई लेता रहा। आपका स्वागत है, महाराज, एक मधुर आवाज ने कहा। लुसियस लगभग डर के मारे उछल पड़ा। उसका सिर एक ओर झुक गया, आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, तुमने मुझे डरा दिया, वह बुदबुदाया। उसने उसके आने की आवाज न तो सुनी थी और न ही उसे इसका आभास हुआ था। विली ने अत्यंत शालीनता से झुककर कहा, मैं क्षमा चाहता हूं। लुसियस ने उसे सावधानी से देखा, फिर शांत हो गया। आपका पहला मिशन कैसा था? उसने धीरे से पूछा। खैर, सब ठीक रहा, उन्होंने सहज स्वर में बात को टालते हुए कहा। उसकी नजर हडसन भाइयों पर पड़ी, जो मिस ब्राउन से बोनस के पैसे के लिए मोलभाव कर रहे थे। लेकिन मुझे उन बेवकूफों के साथ दोबारा मत जोड़ना। विली की भौहें थोड़ी सी उठ गईं। वह सोच में पड़कर अपना हाथ थोड़ी पर ले गई। आह, हडसन बंधु मुश्किल होने के लिए कुख्यात हैं। आप ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। लुसियस ने राहत भरी सांस ली। एक सामान्य व्यक्ति यही तो कहेगा या करेगा, उसने रूखे मन से सोचा। जो ऐसा नहीं करता, खैर, वह सामान्य नहीं है। विली के चेहरे पर भाव बदल गए। ओह, और गिल्ड मास्टर ने कहा है कि जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें उसके ऑफिस तक ले चलूंगा। लुसियस ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं जताई। ठीक है। लिफ्ट उन्हें आसानी से ऊपर ले गई और सबसे ऊंची मंजिल पर चढ़ते हुए गुनगुना रही थी। जब दरवाजे खुले तो लुसियस क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। हॉल बहुत चौड़ा था, नीचे की किसी भी चीज से अधिक भव्य। फर्श से छत तक फैले जीवंत कांच के ऊंचे शीशे मंद मंद चमक रहे थे, क्योंकि सूर्य की रोशनी पॉलिश किए हुए फर्श पर बहुरंगी किरणों में बदल रही थी। एक बार लुसियस ने सुंदरता को निहारते हुए अपने कदम धीमे कर दिए। वे हॉल की पूरी लंबाई तक चलते हुए उसके अंतिम छोर पर स्थित दरवाजे के पास पहुंचे। जब वह खुला तो लुसियस की आंखें इधर उधर घूमने लगीं। वेनेसा बीच में बैठी थी, एक शासक की तरह शांत भाव से। उसके दोनों ओर दो एक जैसे बौने खड़े थे, उनकी आकृतियां पत्थर की तरह सम्मित रूप से उकेरी गई थीं। और दूर कोने में अलारा, जिसके गाल भोजन से फूले हुए थे, उसने अपना पेट चिकन से भर लिया। लुसियस के होंठ फड़क उठे। वह खा रही थी और मैं जिंदा था, उसने भावशून्य भाव से सोचा, कितना लालची हूं। लेकिन जैसे ही वेनेसा ने उसे देखा, यह विचार बिखर गया। उसकी आंखें चमक उठीं। वह एक क्षण में उठी और इतनी तेजी से उनके बीच की जगह को पार कर गई कि वह भी चौंक गया। इससे पहले कि लुसियस कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी बाहें उसके चारों ओर कसकर लिपट गईं और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बल के प्रभाव से हड्डियां चरमरा उठीं। उसके फेफड़ों ने विरोध किया। तुम भाग्यशाली हो, लुसियस, उसने गर्मजोशी से कहा, अपनी स्वयं की जबरदस्त ताकत से अनजान। तुम मुझे कुचल रहे हो, लुसियस ने दांत पीसते हुए कहा। वेनेसा तुरंत पीछे हट गई, उसके गाल लाल हो गए। उसने अपनी पोशाक को इस तरह से सीधा किया जैसे उसने अपना चेहरा उसकी छाती में न छिपा लिया हो, बल्कि वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। कमरे के दूसरी ओर विली ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा हुआ था और वह बेकाबू होकर हंस रही थी। मेरी महिला किसी के साथ भी संवेदनशील नहीं है, उसने शरारत से आंखें चमकाते हुए कहा। कृपया, यदि आप मेरी पत्नी को बच्चा देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी लें। उसकी बात एक चीख के साथ समाप्त हुई जब वेनेसा की हथेली उसके सिर पर पड़ी।
यहाँ कोई किसी को गर्भवती नहीं कर रहा है। वेनेसा ने झटके से कहा, उसका चेहरा पके सेब से भी अधिक लाल हो गया था। वह तेजी से अपनी एड़ी पर मुड़ी और अपनी सीट पर वापस चली गई। उसकी स्कर्ट उत्तेजना में लहरा रही थी। विली जैसे दिखने वाले और उसके बगल में खड़े दो बौनों ने जोर से हंसने से बचने के लिए अपने होंठ आपस में दबा लिए थे। उनके कंधे हिंसक रूप से हिल रहे थे जब वे एक दूसरे को देखते थे, जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता था। इस बीच लुसियस एक कुर्सी पर गिर पड़ा। उसका शरीर लगभग उसमें पिघल गया। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, उसका दिमाग थक गया था और उसमें धैर्य नहीं बचा था। हडसन बंधुओं की हरकतों ने पहले ही उनका काफी दिन ले लिया था। वेनेसा ने अपनी आंखों के कोने से उसका अध्ययन किया। एक खरोंच भी नहीं, जलन नहीं, उसकी काली वर्दी पर धूल तक नहीं थी। उसकी निगाहें संदेह से भर गईं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सचमुच उस मिशन पर गए थे जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? उसने अंततः पूछा। उसकी आवाज सावधानी से तटस्थ थी। लुसियस ने कराहते हुए अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा। ये बहुत थका देने वाला था, वह बुदबुदाया। उसके पेट से एक अजीब सी गरज निकली। मुझे 3 लोगों की देखभाल करनी पड़ी और राक्षसों से लड़ना पड़ा। यकीन मानिए, मैं उन तीनों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। अगर देखा भी तो शायद उनके सिर दीवार में फोड़ दूंगा। उसके दिमाग में ग्रिम द्वारा भूत प्रेतों द्वारा जिंदा भून दिए जाने से पहले काउबंगा चिल्लाने की याद घूम गई। लुसियस ने अपनी नाक पर चुटकी काटी। वे जोकर थे, वे तीनों। वेनेसा के होंठ उसके संयमित रहने के प्रयासों के बावजूद एक कोमल मुस्कान में बदल गए। मुझे खुशी है कि तुम इसे पूरा कर पाए। यह कोई आसान मिशन नहीं था। मैंने इसे सिर्फ इसलिए सौंपा था क्योंकि मुझे तुम्हारी स्थानिक आत्मीयता को देखते हुए राक्षसों के साथ तुम्हारा परीक्षण करना था। लुसियस ने टाल दिया। इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन उसकी नजरें तेज हो गईं। मुझे तुम्हारा लकी चार्म कहने में क्या हर्ष था? एक पल के लिए उसके चेहरे पर भाव ठहर गए। फिर उसकी नजरें अलारा की ओर गईं। अलारा अब अपनी पोशाक में मासूमियत से बैठी थी। अब वह चिकन को बेतहाशा चबा नहीं रही थी। रैप्स गायब हो चुके थे, चिकन का एक एक टुकड़ा गायब हो चुका था। उसके बाल करीने से ब्रश किए हुए थे, वह लगभग दीप्तिमान लग रही थी। वेनेसा ने भी इस बात पर गौर किया था, जब लुसियस आसपास नहीं होता था तो अलारा किसी भी सामान्य महिला की तरह व्यवहार करती थी। लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, वह बदल गई। उसकी हर मुद्रा परिष्कृत, हर मुस्कान सौम्य, मानो वह उसकी दुनिया का केंद्र हो। संदिग्ध, बहुत संदेहपूर्ण। ओह, कौन सा? लुसियस ने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा। वेनेसा के होंठ एक पतली रेखा में दब गए। फिर वह आगे झुकी। उसकी आंखें उत्साह और गंभीरता के मिश्रण से चमक रही थीं। मानो या न मानो, यह एक दुर्लभ तत्व है जो समय के साथ लुप्त हो गया है। उसका संबंध प्लाज्मा से है, और ये दिव्य स्तर पर है। लुसियस ने पलकें झपकाईं। वह तो पहले से ही जानता था। उद्धरण चिन्ह ... प्लाज्मा। हाँ, वेनेसा ने दृढ़ता से कहा। प्लाज्मा एक दिव्य तत्व और मानव जाति के ज्ञात सबसे अस्थिर तत्वों में से एक। एक क्षण के लिए भारी सन्नाटा छा गया। वेनेसा का पेट फूल गया। मैं सचमुच उम्मीद करता हूं कि दैवीय पद खरपतवार की तरह उगना शुरू न कर दे। 2 तो पहले से ही काफी हैं। लेकिन उसने अपनी उंगलियां आपस में मिला ली। उसकी आवाज किसी व्याख्यान में बदल गई। प्लाज्मा बेहद अस्थिर है, बहुत अस्थिर। ये पदार्थ और ऊर्जा के बीच की सीमा रेखा है। दर्ज किए गए हर मामले में जो लोग इसके प्रति जागरूक हुए, उन्होंने अपने दुश्मनों से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाया। उनके शरीर इसे झेल नहीं पाए। उनका खून खौल उठा, उनकी नसें जल गईं। लुसियस की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने अपनी नजर अलारा की ओर घुमाई। क्या उसे जगाना एक गलती थी? वह चाहता था कि वह उपयोगी बने, हाँ, लेकिन अपनी जान की कीमत पर नहीं। उन्हें उन सैनिकों की परवाह नहीं थी जो गौरव के लिए खुद को जला देते थे। लेकिन अलारा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसने उसे चुना था। वह उसके पीछे चली गई। वह ये सोच भी नहीं सकता था कि वह खुद को टुकड़े टुकड़े कर लेगी। वेनेसा का स्वर नर्म पड़ गया। हालांकि ईश्वरीय पद पर वह कमजोरी मौजूद नहीं है। तत्व अभी भी अस्थिर है, लेकिन इसके इस्तेमाल से उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। स्वर्ग ने स्वयं उसे इसे इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। लुसियस ने एक सांस छोड़ी। उसे पता ही नहीं चला कि वह उसे रोके हुए था। उसके कंधे ढीले पड़ गए, उसकी अभिव्यक्ति नर्म पड़ गई। उसे राहत महसूस हुई। वेनेसा ने इसे पकड़ लिया और उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। वह सचमुच परवाह करता है। ठीक है, लुसियस ने अंततः धीमी आवाज में कहा। उसकी नजरें उस पर पड़ी। क्या तुम इसे आधिकारिक बनाना चाहते हो? उसने पलकें झपकाईं।
इसे आधिकारिक बनाओ, उसने समझाया। अपने जागरण समारोह की तरह, एक दिव्य जागृतिकर्ता के रूप में उसकी स्थिति मैंने उससे पहले ही पूछ लिया था और उसने कहा था, मास्टर मुझसे जो भी कहेंगे मैं करूंगी, अलारा ने तुरंत कहा। उसकी आवाज स्पष्ट थी, उसकी मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी, उसके स्वर में भक्ति स्पष्ट थी। उसने उसे जागने का मौका दिया था। उसकी नजरों में अब वह जो कुछ भी थी, सब उसका था। लुसियस ने काफी देर तक उसका अध्ययन किया। फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, इसे गुप्त ही रखना। मेरे पास पहले से ही काफी लोग आ रहे हैं। आग में घी डालने की जरूरत नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को सतर्क दृष्टि से देखा, यहां तक कि वे भी समझते थे कि यदि यह रहस्योद्घाटन फैल गया तो कितना विस्फोटक होगा। लुसियस पर अभी आक्रमण न होने का एकमात्र कारण ये था कि उसका नाम अभी भी होहेनबर्ग था। लुसियस का पेट फिर से गुर्रा उठा। उसने आह भरते हुए वेनेसा की ओर देखा। अब क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं दोपहर का भोजन कर सकूं? उसने गंभीर स्वर में पूछा। समय बिल्कुल सही था। ठीक उसी समय विली पुनः अंदर आया। उसके हाथ में एक चांदी की ट्रे थी जिसमें भोजन की भाप निकलती हुई प्लेट थी। मेरी पत्नी ने सोचा कि जब आप वापस आएंगे तो आपको भूख लगेगी, इसलिए उन्होंने मुझे इसे पहले से तैयार करने को कहा। कमरे में सुगंध फैल गई। सॉस में लिपटा भुना चिकन, गर्म रोटी और गाढ़ा स्वादिष्ट स्टू। लुसियस की आंखें चमक उठीं। आखिरकार आज कुछ अच्छा हुआ। विली ने उसे उसके सामने रख दिया। लुसियस ने अपना कांटा उठाया, लेकिन वेनेसा का हाथ तेजी से चलने लगा। उसने उसे उठाया, चिकन का एक कोमल टुकड़ा उठाया और उसके होठों की ओर बढ़ाया। उसका चेहरा हल्का लाल था, लेकिन उसकी निगाहें स्थिर थीं। आह कहो। आगे की कहानी सुनाने के लिए प्लीज चैनल को लाइक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।